एथिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज। सबसे पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? काफी बार आपने ये वर्ड सुना भी होगा और आपने इस प्रकार की लाइनें भी सुनी होगी कि इस पर्सन के अंदर बहुत एप्टीट्यूड है, क्रिकेट का, पेंटिंग का या फिर किसी दूसरी चीज का। तो मतलब आखिरकार है क्या एप्टीट्यूड का? देखो, एप्टीट्यूड का सिंपल मतलब है एबिलिटी टू डू समथिंग, यानी कुछ करने की क्षमता। एप्टीट्यूड रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर पोटेंशियल को, फ्यूचर पोटेंशियल को शो करता है एप्टीट्यूड। मतलब जब हम ये कहते हैं कि सुनील के पास अच्छा एप्टीट्यूड है सिविल सर्वेंट बनने का, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो ये है, सुनील एक अच्छा सिविल सर्वेंट बन सकता है, यानी उसके पास एक नेचुरल एबिलिटी है सिविल सर्वेंट बनने की। लेकिन देखो, एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ एप्टीट्यूड से काम नहीं चलता है। अगर सुनील के पास एक अच्छा एप्टीट्यूड है क्रिकेटर बनने का, अगर वो कुछ करेगा ही नहीं तो क्या वो अच्छा क्रिकेटर बन पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो एक इक्वेशन आप याद रखिएगा, एबिलिटी प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू स्किल। किसी के पास अच्छा एप्टीट्यूड है पेंटिंग का, वो बार बार प्रैक्टिस करेगा, तब जाके उसके अंदर स्किल डेवलप होगी अच्छी पेंटिंग की। उसी प्रकार से किसी के अंदर अच्छा एप्टीट्यूड है क्रिकेटर बनने का, वो मेहनत करेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा, तभी वो अच्छा क्रिकेटर बन पाएगा। तो यहाँ पे एसेंस ये निकलता है, एप्टीट्यूड का मतलब ये है नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, मतलब जन्म से ही कोई एबिलिटी हो कुछ करने की, फ्यूचर पोटेंशियल को शो करता है एप्टीट्यूड। जबकि एप्टीट्यूड प्लस प्रैक्टिस होगा तभी स्किल डेवलप होगी उस पर्सन के पास। देखो, कोई भी ह्यूमन पर्सनैलिटी दो चीजों को प्रोटेक्ट होती है, एक नेचर, दूसरा नर्चर। नेचर मतलब जो हमने डिस्कस किया, जो चीज नेचुरल होती है किसी में, जन्म से होती है, जेनेटिक होती है। जैसे बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनके अंदर मैथ का एप्टीट्यूड होता है, यानी नेचुरल एबिलिटी होती है उनके अंदर मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व करने की। अब दूसरी चीज है नर्चर। नर्चर मतलब एटीट्यूड। देखो, बहुत सारे पर्सन, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, मिस्टर ए के अंदर नेचुरल एबिलिटी नहीं है मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व करने की, लेकिन मिस्टर ए के घर में भाई बहन माँ बाप सबका मैथ अच्छा है और बहुत ज्यादा उनके घर में मैथ की प्रैक्टिस भी होती है। तो उनके साथ रह के ए ने भी बहुत कुछ सीखा, ए ने भी बहुत कुछ प्रैक्टिस की, तो अब ए का भी मैथ अच्छा हो गया है। तो मिस्टर ए ने अपना मैथ अच्छा किया सोशलाइजेशन की सहायता से, मेहनत करके। देखो, एक कोट आपने सुना होगा, ये कोट दोनों चीजों को क्लैरिफाई कर देगा। हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। मतलब सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता है, और किसी के पास किसी चीज का टैलेंट ना हो इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन सफल नहीं हो सकता। टैलेंट ना हो तो भी बहुत ज्यादा मेहनत करने से वो पर्सन सफल हो सकता है। ये कोट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एथिक्स में इस स्टेटमेंट पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाता है तो आप ये दो चीजें लिखोगे कि ह्यूमन बिहेवियर किस प्रकार से कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, एप्टीट्यूड प्लस एटीट्यूड। लेकिन हमारा फोकस आज एप्टीट्यूड पर है। एटीट्यूड एक अलग से टॉपिक है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एप्टीट्यूड। देखो, एप्टीट्यूड डील करता है एबिलिटी से, एप्टीट्यूड डील करता है कैपेबिलिटी से, एप्टीट्यूड डील करता है कंपैशन से। जब हम ये कहते हैं कि सुनील के अंदर अच्छा एप्टीट्यूड है क्रिकेटर बनने का, तो इसका मतलब ये होता है सुनील के पास पोटेंशियल है एक अच्छा क्रिकेटर बनने का, यानी एप्टीट्यूड हमें बताता है डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव करने का पोटेंशियल है किसी के पास। एप्टीट्यूड हमें ये भी बताता है कि किसी पर्सन को, फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर ए का एप्टीट्यूड है पेंटिंग में, तो एप्टीट्यूड हमें ये भी बताता है कि मिस्टर ए को अगर हम पेंटिंग की फील्ड में ट्रेनिंग दी जाए तो मिस्टर ए जल्दी से पेंटिंग सीख सकते हैं, जल्दी से पेंटिंग के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो कोई पर्सन कितनी जल्दी किसी चीज को सीख सकता है ये भी हमें बताता है एप्टीट्यूड। अब देखो, सिविल सर्विसेज के संदर्भ में हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि मिस्टर ए में सिविल सर्वेंट बनने का एप्टीट्यूड है, तो हमने क्या देखा ऐसा मिस्टर ए में कि हम ये कह रहे हैं कि उसके अंदर अच्छा सिविल सर्वेंट बनने का एप्टीट्यूड है? कहने का एसेंस यहाँ पर ये है कि सिविल सर्विसेज के लिए किस प्रकार के एप्टीट्यूड की आवश्यकता होती है। सबसे पहला देखो, हार्ड वर्किंग। दूसरा, वर्किंग थ्रू डेडलाइन से, डेडलाइन से पहले काम कंप्लीट करके। परसिवियरेंस मतलब दृढ़ता, कोई काम कर रहे हो आप, बीच में कोई डिफिकल्टीज आती हैं, डिफिकल्टीज का सामना करते हुए जब आप अपने काम को कंप्लीट करते हो तो इसे दृढ़ता कहते हैं। चौथा, एबिलिटी टू डील विद डिफरेंट पीपल, अलग अलग तरह के लोगों से डील करने की क्षमता। पांचवा, लीडरशिप। छठा, डिसाइसिवनेस मतलब डिसीजन, अच्छा डिसीजन लेने की क्षमता। सातवां, रिस्पांसिबिलिटी लेने की एबिलिटी। आठवां, सिविल सर्विसेज के लिए जो वैल्यूज होती हैं उन वैल्यूज को डिफिकल्ट सिचुएशन में भी होल्ड करने की एबिलिटी। तो ये काइंड ऑफ एप्टीट्यूड है सिविल सर्विसेज के लिए। वैसे तो देखो, इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सोसाइटी से एक्वायर की जा सकती हैं, लेकिन फिर भी देखो, जब हम ये कहते हैं किसी पर्सन में, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए में सिविल सर्वेंट बनने का पोटेंशियल है, तो हमें कुछ प्री कंडीशंस जरूर चेक करनी चाहिए कि वास्तव में उस पर्सन के अंदर सिविल सर्वेंट बनने का पोटेंशियल यानी एप्टीट्यूड है या फिर नहीं है। कौन सी वो प्री कंडीशंस है? जैसे उस पर्सन में सर्विस मोटिव है या फिर नहीं है, क्या वो पर्सन सिर्फ पैसों के लिए या फिर हाई स्टेटस के लिए सर्विसेज में एंटर करना चाहता है, या फिर वास्तव में वो लार्जर गुड के लिए काम करना चाहता है, उस पर्सन के अंदर सर्विस मोटिव है। दूसरा, एबिलिटी टू कंट्रोल डिजायर्स, क्या वो पर्सन अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, क्या वो पर्सन अपने इमोशंस पे काबू पा सकता है या फिर नहीं पा सकता। नेक्स्ट, क्या वो पर्सन हार्ड वर्किंग है, अनुशासित वे में अपनी लाइफ गुजार सकता है या फिर नहीं गुजार सकता है। नेक्स्ट, क्या उस पर्सन में क्षमता है रिस्क लेने की या फिर नहीं है। सबसे लास्ट में देखो, एज ए सिविल सर्वेंट काम करते वक्त बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, तो क्या उस पर्सन में डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने की एबिलिटी है या फिर नहीं है। तो ये सारी प्री कंडीशंस हम चेक करेंगे जब हमें ये डिसाइड करना हो किसी के अंदर सिविल सर्वेंट बनने का पोटेंशियल है या फिर नहीं है। ये तो देखो, हमने थोड़ा जनरल टर्म्स में डिस्कस कर लिया। अब हम स्पेसिफिक टर्म्स में बात करते हैं। जब सिविल सर्वेंट्स के लिए पोटेंशियल की हम बात करते हैं तो सिर्फ हम नॉलेज एंड स्किल की बात नहीं करते। मतलब सिविल सर्वेंट्स में ना सिर्फ नॉलेज और स्किल होनी चाहिए, वो तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा जब हम सिविल सर्वेंट्स के लिए पोटेंशियल की बात करते हैं किसी पर्सन में, तो उस पर्सन में वैल्यू और एथिक्स भी होने चाहिए, और क्षमता ये भी होनी चाहिए कि उन वैल्यूज को डिफिकल्ट समय में होल्ड किया जा सके। तो अगर यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछती है सिविल सर्वेंट्स के लिए किस प्रकार का एप्टीट्यूड होना चाहिए, तो आप चार प्रकार की कॉम्पिटेंस बता सकते हो: प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, एथिकल कॉम्पिटेंस और सबसे लास्ट में इमोशनल कॉम्पिटेंस। इन चार प्रकार की कॉम्पिटेंस की आप बात करोगे, जब यूपीएससी ये पूछेगी कि सर सिविल सर्वेंट्स के लिए किस प्रकार के एप्टीट्यूड की आवश्यकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में देखो ये सब चीजें आती हैं: एक्सपर्टीज, एफिशिएंसी, रिस्पांसिवनेस, रिस्पांसिबिलिटी, कमिटमेंट, ड्यूटीफुलनेस, ऑब्जेक्टिविटी। जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, तब हम इन सबको एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ड्यूटीफुलनेस क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, उन सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में वो चीजें आती हैं जो जरूरी है सिविल सर्विसेज के प्रोफेशन के लिए, मतलब इन चीजों में योग्यता होना, पात्रता होना जरूरी है सिविल सर्वेंट बनने के लिए। दूसरी कॉम्पिटेंस की हम बात करें सोशल कॉम्पिटेंस। देखो, ये सिविल सर्वेंट्स के लिए जरूरी है कि वो सोशल जो एक्सेप्टेड कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको समझें, उनकी रिस्पेक्ट करें, और ऐसे ना बिहेव करें कि सोसाइटी के लोगों को ये लगता है कि पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट तो हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस का तिरस्कार कर रहा है या फिर उन प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो इससे जो जनता में असंतोष की भावना है वो बढ़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई सिविल सर्वेंट। तो सिविल सर्वेंट के लिए जरूरी है कि वो लोकल कल्चर को समझे और उस कल्चर का रिस्पेक्ट करे। उस सिविल सर्वेंट का बिहेवियर इस प्रकार का होना चाहिए कि लोकल कल्चर की रिस्पेक्ट हो। नेक्स्ट बात करते हैं एथिकल कॉम्पिटेंस की। सिविल सर्वेंट के लिए ये जरूरी है कि वो
एथिक्स की जटिलताओं को समझें। सिविल सर्वेंट को ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो बिहेवियर है वो एथिकल बिहेवियर है, कौन सा बिहेवियर एथिकल बिहेवियर नहीं है। और सिविल सर्वेंट के लिए ये भी जरूरी है कि सिचुएशन कैसी भी हो वो हर एक सिचुएशन में एथिकल स्टैंडर्ड्स को होल्ड करके, ऐसा नहीं कि हाँ नॉर्मल सिचुएशन में एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है सिविल सर्वेंट के द्वारा, लेकिन जब कोई ना देख रहा हो तब अनएथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा हो, नहीं ऐसा नहीं। काफी बार प्रेशर भी बहुत ज्यादा आता है पॉलिटिशियंस की तरफ से या फिर अलग अलग सेक्शंस की वजह से तरफ से, तो सिविल सर्वेंट्स के लिए ये जरूरी है कि वो हर एक सिचुएशन में अपनी एथिकल वैल्यूज को, एथिकल स्टैंडर्ड्स को होल्ड करके। सबसे लास्ट में इमोशनल कॉम्पिटेंस। सिविल सर्वेंट के लिए देखो ये भी काफी जरूरी है कि वो अपने इमोशंस पर काबू पा सके। अब मान लीजिए कहीं दंगे हो रहे हैं, गोली चल रही है, तो सिविल सर्वेंट का काम है लीड करना वहां पर। अगर देखो सिविल सर्वेंट अपने डर पर काबू नहीं पा सकता है तो वो तो वहां से चला जाएगा। तो इमोशंस पे काबू पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इमोशंस पे सिविल सर्वेंट काबू नहीं पाएगा तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एक्साइटेड होकर कुछ गलत स्टेटमेंट दे दी जाए, उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत बार रेड डाली जाती है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा, तो वहां पे बहुत सारा पैसा दिखे, सिविल सर्वेंट का अगर मन फिसल गया, लालच आ गया, फिर क्या फायदा। मतलब इमोशंस पे काबू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक छोटी सी बात वैसे आप देख सकते हो डीओपीटी का जो ट्रेनिंग मैनुअल है, उस ट्रेनिंग मैनुअल में लिखा हुआ है सिविल सर्वेंट्स के लिए होलिस्टिक कॉन्फिडेंस के बारे में। तो इस मैनुअल में 4 चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं सिविल सर्वेंट से, इथोस, एथिक्स, एफिशिएंसी, इक्विटी। बस लिखने के लिए लिख सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि यूपीएससी इसी पर क्वेश्चन पूछेगी कि बताओ डीओपीटी के ट्रेनिंग मैनुअल में क्या लिखा हुआ है। जब आप हमने ये सब चीजें जो डिस्कस की तो एक पॉइंट आप डीओपीटी के जो मैनुअल है इसे संबंधित भी लिख लीजिएगा। देखो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, वैसे तो एप्टीट्यूड इज अबाउट पोटेंशियल। एप्टीट्यूड हमें फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में बताता है, ये प्री कंडीशन है, लेकिन सिर्फ एप्टीट्यूड से काम नहीं चलता है। और एप्टीट्यूड ना हो तो भी बंदे एक पर्सन को जो है वो अच्छा सिविल सर्वेंट बन सकता है, क्योंकि उसका रीजन है एटीट्यूड। मतलब बहुत सारी चीजें सीखी भी जा सकती हैं हार्डवर्क से, सोशलाइजेशन की सहायता से, नर्चर भी की जा सकती है चीजों को। हो सकता है किसी में एप्टीट्यूड ना हो सिविल सर्वेंट बनने का, लेकिन वो सोशलाइजेशन की सहायता से अच्छी चीजें एक्वायर कर ले और एक अच्छा सिविल सर्वेंट बन जाए। तो कहने का एसेंस देखो यहाँ पर ये है, अगर एक पर्सन के पास अच्छा पोटेंशियल है लेकिन उसे अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कैसे करेगा। दूसरे केस में अगर किसी पर्सन के पास पोटेंशियल है, उसे अच्छा इन्वायरमेंट भी मिल जाता है, लेकिन वो अपने दोनों चीजों को, अच्छे इन्वायरमेंट को और अच्छे पोटेंशियल को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाता है, तो भी वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर सकेगा। और सबसे लास्ट में अगर कोई पर्सन सिविल सर्वेंट्स के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उनको अच्छे से नर्चर कर लेता है, हालांकि उसमें पोटेंशियल नहीं है, लेकिन सभी तरह की कॉन्फिडेंस को वो एनवायरमेंट से एक्वायर कर लेता है, सोशलाइजेशन की सहायता से एक्वायर कर लेता है, तो भी वो पर्सन अच्छा सिविल सर्वेंट बन सकता है। अब देखो काफी बार एप्टीट्यूड को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि ये पता लगाना मुश्किल होता है। जैसे हम कहें कि मिस्टर ए में एप्टीट्यूड है पेंटर बनने का, कैसे पता लगता है? कोई मतलब ठोस तरीका नहीं है ना कि ये पता लगाने का कि इस पर्सन में किस चीज का एप्टीट्यूड है। दूसरा, मान लीजिए कोई पर्सन अच्छी पेंटिंग कर रहा है, तो ये कैसे पता लगेगा कि उस पर्सन में अच्छा एप्टीट्यूड है पेंटिंग करने का, इस वजह से वो अच्छी पेंटिंग कर रहा है, या फिर उसने सोशलाइजेशन की सहायता से यानी मेहनत करके सीखा है अच्छी पेंटिंग करना। ये कभी नहीं पता लगता कि किस पर्सन में एटीट्यूड अच्छा है यानी मेहनत की है तब उसको अच्छी स्किल हासिल हुई है, या फिर उसके पास एटीट्यूड अच्छा है तब उसके पास अच्छी स्किल हासिल हुई है। ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। इस प्रकार से हमने एटीट्यूड की बात की। अब हम बात करेंगे फाउंडेशनल वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज के बारे में। फाउंडेशनल वैल्यू देखो वो वैल्यूज होती हैं जो बिल्कुल फंडामेंटल होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर किसी भी प्रोफेशन के लिए। फाउंडेशनल वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोर आइडेंटिटी को डिटरमाइन करती हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करती हैं। फाउंडेशनल वैल्यूज देखो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिक्विजिट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज करने के लिए। जैसे देखो हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, मीडिया रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशनल वैल्यू होगी न्यूज़ फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर बिजनेस रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशनल वैल्यू हो सकती है एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट। सिविल सोसाइटी से संबंधित कोई एनजीओ है तो उस एनजीओ के अंदर रहने के लिए फाउंडेशनल वैल्यू हो सकती है सेल्फलेस पब्लिक काज, निस्वार्थ होकर पब्लिक के लिए काम करना। और उसी प्रकार से सिविल सर्विसेज के लिए फाउंडेशनल वैल्यू है इंटीग्रिटी, इंपार्शियलिटी, एम्पैथी, ऑब्जेक्टिविटी। कुछ और वैल्यूज की हम बात करें, ये सारी जो वैल्यूज हैं ये फाउंडेशनल वैल्यूज हैं सिविल सर्विसेज के लिए, जैसे इंटीग्रिटी, कंपैशन, ट्रांसपेरेंसी, इंपार्शियलिटी, टॉलरेंस, नॉन पार्टिशनशिप, एम्पैथी, ऑब्जेक्टिविटी, करेज। इसके अलावा जो नॉन कमेटी के साथ वैल्यूज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं फाउंडेशनल वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज टॉपिक से। सबसे पहले देखो फाउंडेशनल वैल्यू है सिविल सर्विसेज की इंटीग्रिटी। पहले हम इंटीग्रिटी को डिटेल से डिस्कस करते हैं। आप मुझे ये बताइए इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? बहुत बार यूपीएससी ने इंटीग्रिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। आप बताइए जब भी आप इंटीग्रिटी के बारे में सुनते हो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? देखो इंटीग्रिटी का लिटरल मतलब है अनडिवाइडेड, वो चीज जो डिवाइडेड नहीं है, पूरी है, कंप्लीट है। समझ गए? ये लिटरल मतलब है इंटीग्रिटी का, कोई ऐसी चीज जो अनडिवाइडेड है यानी होल है, कंप्लीट फॉर्म में है, पूरी है। इसका सीधा सीधा मतलब देखो ये निकलता है इंटीग्रिटी वैल्यूज का एक होलिस्टिक कंसेप्ट है। फिर से बोलता हूँ, इंटीग्रिटी वैल्यूज का एक होलिस्टिक कंसेप्ट है। जब किसी पर्सन की थॉट्स वैल्यू से मैच होती है इसका मतलब उस पर्सन में इंटीग्रिटी है। जब किसी पर्सन में वैल्यू सिस्टम कंसिस्टेंट रहता है इसका मतलब उसमें इंटीग्रिटी है। चिंता मत कीजिए, दोबारा रिपीट कर दूंगा, आप बस ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। जब किसी पर्सन की थॉट्स एंड वैल्यूज आपस में मैच होती है, पर्सन सोचता क्या है, पर्सन की वैल्यूज क्या है, दोनों चीजें आपस में मैच होती है। ऐसा नहीं कि पर्सन बोलने के लिए उसकी वैल्यूज अलग है कि हाँ मैं ऑनेस्ट हूँ, लेकिन वो अंदर से सोच रहा है कुछ ऐसा काम करने का कि वो काम ऑनेस्टी वाला नहीं है, तो इसका मतलब उस पर्सन में इंटीग्रिटी नहीं है। कहने के लिए उस पर्सन में वैल्यू अलग है लेकिन सोच कुछ और रहा है, इसका मतलब उस पर्सन में इंटीग्रिटी नहीं है। और आसान वर्ड्स में समझते हैं, जब किसी पर्सन में देखो वैल्यू सिस्टम कंसिस्टेंट रहता है इसका मतलब उसमें इंटीग्रिटी है। क्या मतलब है वैल्यू सिस्टम कंसिस्टेंट रहने से? मैं कोई एग्जांपल से बताता हूँ। देखो घर में कोई पर्सन कहता है कि कास्ट सिस्टम अच्छा है, किसी पर्टिकुलर कास्ट के बारे में भले बुरे शब्द कहे जाते हैं, लेकिन वही पर्सन जब बाहर जाता है तो दिखावे के लिए बोलता है नहीं नहीं कास्ट सिस्टम तो खराब है, सभी ह्यूमन बींग्स को एक साथ ट्रीट करना चाहिए, सभी ह्यूमन बींग्स की डिग्निटी को भी छोड़ करना चाहिए। तो यहाँ पे डुअल स्टैंडर्ड्स आ गए, यानी घर में अलग बिहेव, बाहर जाके अलग बिहेव। तो डुअल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। वैल्यू सिस्टम कंसिस्टेंट रहना चाहिए हर एक सिचुएशन में। अगर किसी पर्सन का वैल्यू सिस्टम कंसिस्टेंट रहता है, सेम स्टैंडर्ड्स रहते हैं हर एक सिचुएशन में, इसका मतलब उस पर्सन में इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी को देखो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू माना जाता है, क्योंकि अगर किसी पर्सन में इंटीग्रिटी नहीं है तो बाकी सब जो चीजें हैं एफिशिएंसी, एक्सपर्टीज या फिर कंपैशन, एम्पैथी, वो सब चीजें फिर मीनिंगलेस हैं। इसी वजह से कहा जाता है इंटीग्रिटी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इंटीग्रिटी का मतलब वैसे ये भी होता है साउंडनेस ऑफ मोरल कैरेक्टर। फिर से बोलता हूँ, इंटीग्रिटी का मतलब ये भी होता है साउंडनेस ऑफ मोरल कैरेक्टर। मतलब मोरल कैरेक्टर बहुत ज्यादा साउंड है, बहुत ज्यादा मजबूत है। और इंटीग्रिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब हैं। अगर किसी पर्सन में इंटीग्रिटी है तो इसका मतलब वो पर्सन करप्ट नहीं है,
उस पर्सन में अपराइटनेस है, उस पर्सन में ऑनेस्टी है, उस पर्सन में स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, वो पर्सन किसी भी सिचुएशन में हो अपनी वैल्यूज को होल्ड कर सकता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंटीग्रिटी के, इन्हें आपको याद रखना है। अब एग्जांपल्स समझते हैं। जब हम कहते हैं कंसिस्टेंसी इन वैल्यू सिस्टम, मतलब ड्यूल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए पर्सन के जिसके पास इंटीग्रिटी है। देखो सिविल सर्वेंट्स संविधान की शपथ लेते हैं कि हम संविधान की वैल्यूज के हिसाब से काम करेंगे, तो उनके काम संविधान की वैल्यूज के हिसाब से होने भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने संविधान की शपथ ले ली लेकिन आप काम कुछ और ही कर रहे हो, तो इसका मतलब आप में इंटीग्रिटी नहीं है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, सिविल सर्वेंट देखो पीएमओ में काम करते हैं, सीएमओ में काम करते हैं, तो प्रधानमंत्री और सीएम के बहुत सारे प्राइवेट एस्पेक्ट्स का पता लगता है सिविल सर्वेंट्स को, लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि वो उन प्राइवेट एस्पेक्ट्स को पब्लिक में शेयर करने लगे। जिस सिविल सर्वेंट के पास इंटीग्रिटी है वो पीएम के या फिर सीएम के प्राइवेट एस्पेक्ट्स को बिल्कुल नहीं शेयर करेगा। अगर करेगा वो भी गुड लाइट में शेयर करेगा। और क्योंकि देखो कोई सर्विस रूल्स है नहीं, मतलब कोई कंडक्ट रूल्स नहीं है इस संदर्भ में कि सीएम या फिर पीएम की कोई पर्सनल बात नहीं शेयर की जाएगी। ये काइंड ऑफ इंटीग्रिटी की बात है कि वो नहीं करेगा। जैसे संजय बारू है जो मूवी आई है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ काम किया था, तो संजय बारू ने काफी सारी ऐसी बातें लिखी हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में जिस पर बहुत से लोग सवालिया चिन्ह उठाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसी बातें आपको पब्लिक डोमेन में नहीं लानी चाहिए। मतलब आपने काम किया मनमोहन सिंह जी के साथ, अच्छी बात है, अब काम करते वक्त आपको बहुत सारी बातें पता लगेंगी ही, लेकिन आप ये इसका मतलब ये नहीं कि आप उन बातों को दूसरों के साथ शेयर करोगे, पब्लिक डोमेन में लाओगे। ये तो इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, समझ गए? अब देखो यहाँ पर ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई रोके संजय बारू को जिन्होंने मनमोहन सिंह जी के मीडिया सलाहकार के रूप में काम किया था कि उनको रोके, उनको ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन एज ए इंटीग्रिटी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इवन देखो आज के समय में सेंटर में जो एंटी गवर्नमेंट है वो भी यही कहती है कि किसी भी सिविल सर्वेंट को जॉइंट सेक्रेटरी से अब पोस्ट पे अपॉइंट करना है तो ये देखना जरूरी है कि उस सिविल सर्वेंट में दो वैल्यूज हैं या नहीं है। पहली इंटीग्रिटी, दूसरी एबिलिटी टू परफॉर्म। इवन जो माने हुए जो सिविल सर्वेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल विनोद राय, टीएसआर सुब्रमण्यम, वो भी यही कहते हैं इन दो वैल्यूज को सिविल सर्वेंट्स में इम्बाइब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो डीओपीटी का कहना है बजाय जो सोसाइटी है वो हाई स्किल्स लो वैल्यूज के बेस से गुजर रही है। यहाँ पे फिर से आप स्क्रीन पे देखिए, किसी भी पर्सन में देखो ये चार सिचुएशन हो सकती है। एस का मतलब है यहाँ पे स्किल और वी का मतलब है वैल्यू। किसी पर्सन में हाई स्किल हाई वैल्यू हो सकती है। अगर किसी पर्सन में स्किल भी ज़्यादा होगी, वैल्यू भी ज़्यादा होगी, वो इंडिविजुअल देखो एक अच्छा इंसान भी होगा और सिविल सर्विसेज में होगा तो अच्छा सिविल सर्वेंट भी होगा। एग्जांपल एपीजे कलाम और विनोद राय। अब ये तो केसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। लो स्किल हाई वैल्यूज, बहुत से सिविल सर्वेंट ऐसे होते हैं वैल्यूज हाई हैं, करप्ट नहीं है, लेकिन स्किल्स नहीं है। स्किल्स नहीं है तो फिर काम क्या उस चीज़ का? देखो आप करप्ट नहीं हो, समझ गए? आप करप्ट नहीं हो, आप ऑनेस्ट हो, आपके पास इंटीग्रिटी है, लेकिन आपके जिले में दंगे हो जाते हैं, राइट्स हो जाते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में आपके पास स्किल नहीं है सिचुएशन को टैकल करने की, तो फिर आप क्या करोगे? हाई वैल्यूज का स्किल भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इवन यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा था, नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस, मतलब नॉलेज हो आपके पास इंटीग्रिटी ना हो। ये केस हो गया AQ खान, पाकिस्तान के साइंटिस्ट, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट, नॉलेज काफी ज्यादा लेकिन वैल्यूज नहीं। उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बेच दिया, ऐसे आरोप लगते हैं ईरान को और काफी सारे दूसरे देशों को, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया को, ऐसे आरोप उन पे लगते हैं। ये केस है नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी का। नॉलेज है लेकिन इंटीग्रिटी नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। इसके आप और एग्जांपल ले सकते हो, विजय माल्या या फिर लादेन, हिटलर, ये सब केसेस हैं, हाई स्किल्स हैं, लो वैल्यूज हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन ये पूछा था नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस, लेकिन इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज इनइफेक्टिव, जो कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता था। इस केस में आपके पास इंटीग्रिटी है, वैल्यूज अच्छी हैं, लेकिन नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, तो भी वो चीज़ इनइफेक्टिव है। समझ रहे हो ना? कोई ईमानदार सिविल सर्वेंट है लेकिन एक्ट का पूरा पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है कैसे सिस्टम काम करता है, तो वो फिर सिविल सर्वेंट इफेक्टिव नहीं होगा, फिर उस इंटीग्रिटी का ज़्यादा फायदा भी नहीं होगा। और ये चौथा जो केस है ये सबसे बुरा केस है यहाँ पे, हाई नहीं, लो स्किल्स लो वैल्यूज। मेन देखो डीओपीटी का ये कहना है आज के सिस्टम में लोगों के पास धीरे धीरे स्किल्स तो आ रही है लेकिन वैल्यूज कम हो रही है, तो ये एक खतरनाक फेज है। जैसे एक आईपीएस ऑफिसर एग्जाम में चीटिंग करता पकड़ा जाता है, सोच के देखिए, ट्रेनिंग चल रही है उस आईपीएस ऑफिसर की, एग्जाम में चीटिंग करता पकड़ा जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी, हालांकि ये तो अभी की बात है, एथिक्स का पेपर आ चुका था जब वो आईपीएस पकड़ा गया था चीटिंग करते हुए, लेकिन सिविल सर्वेंट्स में वैल्यूज को इम्बाइब करने के लिए शुरुआत से ही एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसे अभी हम स्टडी कर रहे हैं। अब देखो इंटीग्रिटी को भी आप डिवाइड कर सकते हो पर्सनल इंटीग्रिटी में और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी में। पर्सनल इंटीग्रिटी देखो इंडिविजुअल की वैल्यूज पर आधारित होती है। जैसे कुछ नाम दिए हुए हैं, ये जो सिविल सर्वेंट हैं विनोद राय, टीएसआर सुब्रमण्यम, सत्येंद्र दुबे जिनकी हत्या कर दी गई थी 2003 के आसपास, मंजुनाथ आईएएस ऑफिसर नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी हैं, ये है आईएफएस, इन्होंने भी करप्शन का उजागर किया था हरियाणा में। तो ये जो सारे सिविल सर्वेंट्स हैं इनको हाई इंटीग्रिटी वाला सिविल सर्वेंट माना जाता है। और जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे जैसे अनकरप्ट होना, अपराइटनेस, ऑनेस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और हर एक सिचुएशन में वैल्यूज को होल्ड कर सकना, तो सॉरी ये सारी वैल्यूज मिलती हैं इन सभी सिविल सर्वेंट्स में जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तो पर्सनल इंटीग्रिटी का मतलब है इंडिविजुअल की वैल्यूज पर आधारित जो इंटीग्रिटी होती है। जैसे देखो संजीव चतुर्वेदी को काफी ज्यादा हरास किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा आरोप लगता है, लेकिन इन्होंने अपनी वैल्यूज को होल्ड रखा, यानी इंटीग्रिटी अपनी मेंटेन रखी। उसके बाद हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी की, यानी इंटीग्रिटी बाय इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं देखो जो इंटीग्रिटी को प्रमोट करते हैं, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, कैग है, ये देखो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके अपने कुछ एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स हैं, और जो इन इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोगों को इन इंस्टीट्यूशंस के एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। या फिर आप यूँ कह सकते हो जो भी पर्सन्स इन इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस के जिनकी अपनी एक इंटीग्रिटी है, तो जो भी पर्सन इन इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं उन पर्सन्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इन इंस्टीट्यूशंस के स्टैंडर्ड से मैच होने चाहिए। समझ गए? अब वैसे तो देखो सभी इंस्टीट्यूशंस को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटीग्रिटी को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं खुद ही करप्शन को प्रमोट करते हैं। जैसे आपने काफी बार देखा होगा जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे पूरा करप्शन चलता है, हर एक एम्प्लॉय का कमीशन तय होता है। पुलिस स्टेशन में बहुत बार ऐसा होता है, हर एक एम्प्लॉय का, हर एक पुलिस वाले का कमीशन तय होता है 5% 2%। तो कोई पुलिस वाला रिश्वत ना भी लेना चाहे तो भी पूरे सिस्टम में दब के रह जाता है। समझ गए? मतलब ना चाहते हुए भी वो रिश्वत को मना नहीं कर पाता, क्योंकि पूरा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। करप्शन को लेकर वैसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन करप्शन दो तरह का होता है। इंस्टीट्यूशनल किसी भी इंस्टीट्यूशन में करप्शन दो प्रकार का होता है। आप सोच के देखिए, बताइए कौन से दो प्रकार का होता है? एक तो देखो करप्शन देने वाला भी खुश और लेने वाला भी खुश। जो पर्सन रिश्वत देना चाहता है किसी इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉय को, वो भी चाहता है कि एम्प्लॉय रिश्वत ले ले, और जो रिश्वत ले रहा है वो भी चाहता है कि देने वाला रिश्वत मुझे दे दे। इसे कहते हैं
करप्शन रिश्वत देने वाला भी और लेने वाला भी दोनों अपने आप से सहमति बना के काम करते हैं। लेकिन कोर्सिव करप्शन ये होता है एम्प्लॉय फोर्स करता है कि मुझे आप पैसा दो तभी मैं आपका काम करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहां पे कोल्यूसिव करप्शन देखने को मिलता है। कोल्यूसिव करप्शन को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि देने वाला भी नहीं बोलेगा मैंने रिश्वत दी है और लेने वाला भी नहीं बोलेगा कि मैंने रिश्वत ली है। लेकिन कोर्सिव करप्शन को बहुत बार पकड़ना आसान होता है क्योंकि जिससे रिश्वत मांगी जाती है वो शिकायत कर देता है, इसलिए उस एम्प्लॉय की असलियत बाहर आ जाती है जिसने रिश्वत मांगी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये इमर्ज होता है इंटीग्रिटी को कैसे इंटीग्रेट किया जाए सिविल सर्वेंट्स के अंदर। तो इसके देखो काफी सारे मेथड्स हैं, जैसे ट्रेनिंग की सहायता से, दूसरा रूल्स रेगुलेशंस लॉज इन सब चीजों की सहायता से, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, मतलब अगर आप कुछ गलत काम करते हो, इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जाकर काम करते हो तो कार्रवाई हो, फाइन हो, लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हो इंटीग्रिटी के साथ तो इंसेंटिव मिले। तो ये कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अपनाई जा सकती है। सेकंड एआरसी कमीशन में कहा जाता है सभी डिपार्टमेंट्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स हो ताकि सिविल सर्वेंट्स उस कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से काम कर सकें। नेक्स्ट, जैसे काफी बार पार्लियामेंट डिस्टर्ब होती है तो पॉलिटिशियंस के संदर्भ में भी ये पूछ लिया जाता है, बार बार जो डिस्टर्बन होता है तो एग्जाम्पल दिया जाता है, स्पीकर मॉनिटर करें कि कितनी बार पार्लियामेंट डिस्टर्ब हुई है और कौन सा एमपी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक रिपोर्ट पब्लिश की जाए। हालांकि देखो पीनल प्रोविजन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में आएगा कि किस एमपी ने कितनी बार पार्लियामेंट डिस्टर्ब की है, तो पब्लिक प्रेशर, सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर क्रिएट होगा उस एमपी पर और पार्लियामेंट डिस्टर्बन में कमी आएगी। नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट है इंटीग्रिटी टेस्टिंग। ये देखो न्यू पुलिस में होती है, मान लीजिए कोई पर्सन है मिस्टर ए, काम करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस पर्सन की इंटीग्रिटी टेस्ट करने के लिए उस पर्सन को रिश्वत देने की कोशिश की जाए। समझ गए, एजेंसी के द्वारा की कोशिश की जाए कि कैसे न कैसे करके फोन पे या फिर उस पर्सन को रिश्वत देने की कोशिश की जाए। अगर वो पर्सन रिश्वत एक्सेप्ट कर लेता है तो उस पर्सन में इंटीग्रिटी की कमी है। तो न्यू पुलिस में रैंडम रूप से काफी बार एम्प्लॉइज की इंटीग्रिटी टेस्ट की जाती है कि कौन सा एम्प्लॉय वल्नरेबल है, कौन सा एम्प्लॉय रिश्वत को एक्सेप्ट कर लेगा अगर उसको कोई मौका मिलेगा। तो इससे पता लगता रहता है कि एम्प्लॉइज ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं और उनके अंदर डर भी रहता है। सबसे लास्ट में एक पॉइंट ये दिया जाता है, जैसे देखो नए नए सिविल सर्वेंट्स की नियुक्ति होती है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पहली पोस्टिंग किसी ऑनेस्ट ऑफिसर के नीचे ही मिले। ऑनेस्ट ऑफिसर के नीचे मिलेगी तो वो नया सिविल सर्वेंट जिंदगी भर शायद अच्छी वैल्यूज मेंटेन कर पाएगा, लेकिन पहले ही पोस्टिंग किसी करप्ट ऑफिसर के नीचे आ गई तो फिर वो अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा। आजकल तो देखो इंटीग्रिटी एक्ट भी साइन होने लगे हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में। जैसे आपको पता है देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बहुत सारा मटेरियल कंट्रोल करती है अलग अलग छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन से, तो बहुत बार जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिश्वत देती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए। लेकिन आजकल क्या होने लगा है, इंटीग्रिटी पैक्ट साइन करवाया जाता है पहले, मतलब ओएनजीसी है जैसे कुछ प्रोक्योर कर रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन एबीसी से, स्टेशनरी मान लीजिए सिंपल, तो पहले एबीसी कंपनी से एक इंटीग्रिटी पैक्ट साइन किया जाएगा। उस पैक्ट में लिखा होगा कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए किसी भी एम्प्लॉय को कुछ रिश्वत नहीं दी है। अगर पता लगता है बाद में कि आपने किसी पब्लिक एम्प्लॉय को रिश्वत दी है ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए, तो ना सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, आप पे फाइन लगेगा और जो भी पैसा आपका हमारे पास होगा वो वापस नहीं लौटाया जाएगा, फ्यूचर में आपको ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार का पैक्ट साइन करवाया जाता है उन फर्म्स से जिनसे मटेरियल को प्रोक्योर किया जाता है, ये होता है इंटीग्रिटी पैक्ट। अब देखो काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में डिफरेंस क्या है। देखो ऑनेस्टी का सिंपल मतलब होता है बीइंग ट्रूथफुल, यानी सच्चा होना। किसके प्रति? देखो अपने एक्शंस के प्रति सच्चा होना, अपने बिहेवियर के प्रति, अपनी थॉट्स के प्रति। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने कुछ काम किया है, आप बोल देते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हाँ मैंने ये काम किया है, इसका मतलब आप ऑनेस्ट हो, आप सिविल सर्वेंट हो और आपका कर्तव्य बनता है कानून के हिसाब से आपको कुछ करना है, आप वो चीज करते हो, यानी अपने बिहेवियर के प्रति जिस हिसाब से आपका बिहेवियर होना चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग आप वैसे ही बिहेव कर रहे हो, इसका मतलब आप ऑनेस्ट हो। जैसी सोच आपकी होनी चाहिए वैसी सोच आपकी है, इसका मतलब आप ऑनेस्ट हो। और दूसरी तरफ इंटीग्रिटी का मतलब तो आपको पता ही है, कंसिस्टेंसी इन वैल्यू सिस्टम। ये तो हमने अभी काफी ज्यादा डिटेल से डिस्कस किया है। अब एग्जांपल के साथ समझते हैं डिफरेंस क्या है। हो सकता है देखो किसी पर्सन के हाई स्टैंडर्ड्स ना हो बिहेवियर में, लेकिन फिर भी वो ऑनेस्ट हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी पर्सन ने झूठ बोला, लेकिन बाद में वो सच बता देता है कि हाँ मैंने झूठ बोला है, तो यानी वो अपने झूठ के बारे में ऑनेस्ट है। समझ गए, यानी स्टैंडर्ड्स हाई नहीं है, कुछ गलत काम किया है लेकिन साफ साफ बता दिया जाता है, अपने एक्शंस के प्रति ट्रूथफुल रहा जाता है कि हाँ मैंने गलत काम किया है, तो हो सकता है कि वो पर्सन ऑनेस्ट है। लेकिन इंटीग्रिटी में ऐसा नहीं होगा, इंटीग्रिटी जिसके पास होगी उसके स्टैंडर्ड्स हाई ही होंगे, वो गलत काम करेगा ही नहीं। जैसे अगली स्लाइड में एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो आपका सीनियर आपको आदेश देता है कि पीसफुल क्राउड पे फायरिंग कर दो, तो आप लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, लॉ के अकॉर्डिंग आप अपनी सीनियर की बात मानोगे, तो आप इनोसेंट क्राउड पे फायरिंग कर दोगे, यानी आप ट्रूथफुल हो अपने बिहेवियर के प्रति। लेकिन जिस पर्सन में इंटीग्रिटी होगी वो ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि इंटीग्रिटी जिसके पास होती है उसके स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं। ऑनेस्टी में स्टैंडर्ड्स हाई हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई जरूरी नहीं है। जिसके पास इंटीग्रिटी होगी उसके पास तो ये सारी वैल्यूज होंगी जो हमने डिस्कस की थी। वो करप्ट नहीं होगा, वो उसके पास अपराइटनेस होगी, वो ऑनेस्ट होगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, वो अपनी वैल्यूज को होल्ड करेगा हर एक सिचुएशन में। आप एक और एग्जांपल समझ लीजिए क्या डिफरेंस है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के बीच। देखो कोई पर्सन ऑनेस्ट हो सकता है लेकिन फिर भी कोई जरूरी नहीं कि वो अनकरप्ट होगा। एग्जांपल है यहाँ पे एचसी गुप्ता का। एचसी गुप्ता जिनको कोर्ट के दौरान दोषी ठहराया गया, देखो इनके डिपार्टमेंट में करप्शन हुआ लेकिन इन्होंने रोकने के लिए कुछ नहीं किया, ये खुद ऑनेस्ट थे लेकिन इन्होंने करप्शन रोकने के लिए कुछ नहीं किया। तो एचसी गुप्ता ऑनेस्ट थे लेकिन फिर भी वो अनकरप्ट नहीं थे, जबकि वो सिविल सर्वेंट जिसके पास इंटीग्रिटी होगी वो ना सिर्फ ऑनेस्ट होगा, ना सिर्फ वो करप्शन करेगा, बल्कि वो अपने डिपार्टमेंट में करप्शन करेगा भी नहीं, यानी उसके गाइडेंस में कोई करप्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके सबऑर्डिनेट्स करप्शन कर रहे हैं लेकिन वो करप्शन नहीं हो रहा है, नहीं, वो ना तो करप्शन करेगा ना ही करने देगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के बीच, जो हमने एग्जांपल की सहायता से समझा। आज हम हमारी डिस्कशन को यही स्टॉप करते हैं, कल हम फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।